बारिश के आमाद से पहले छत्तीसगढ़ में धुआंधार नक्सलियों के खिलाफ चले अभियान में नक्सलियों ने अपने हिसाब से ज्यादातर लड़ाकों को खो दिया है। लेकिन अब बारिश आने के साथ ही 3 महीने ऑपरेशन बंद रहेंगे। ऐसे में एक बार फिर नक्सलियों से शांति वार्ता की बात जोर पकड़ते नजर आ रही है। इसकी शुरुआत तेलंगाना से हुई है, जहां नक्सली और सरकार के बीच बातचीत के लिए पीस कमेटी एक मुहिम चलाने में जुटी है। इस पीस कमेटी में छत्तीसगढ़ तेलंगाना के मानव अधिकार संगठन से जुड़े कार्यकर्ता और कुछ राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि नक्सलियों की शांति वार्ता को लेकर तेलंगाना कांग्रेस भी सक्रिय है। अब ऐसे में इस पहल को लेकर छत्तीसगढ़ के रुख ने राजनीति को गरमाया हुआ है। गृह मंत्री विजय शर्मा किसी भी पीस कमेटी की पहल को दरकिनार कर सीधे ही नक्सलियों से बातचीत करने के पक्षधर हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार और कांग्रेस नेताओं की मध्यस्थता में वैसे भी किसी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वो व्यक्ति जो बस्तर के दुख में कभी सम्मिलित नहीं हुए, झीरम जिसमें छत्तीसगढ़ का नेतृत्व खत्म हुआ उसमें कभी वो शामिल नहीं हुए, तो जो लोग इन घटनाओं में नहीं रहे उनसे कोई बात हो नहीं सकती। अभी भी माओवादी स्वयं चाहें तो चर्चा हो सकती है। कभी नहीं कहा नक्सलियों से कि बंदूक छोड़ करके और शांति के साथ आप अपना आंदोलन आगे बढ़ाएं। कभी नहीं कहा जिन लोगों ने, वो आज अचानक क्यों सक्रिय हैं, ये विषय है। और इसलिए चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, उस पर संशय तो हो ही जाता है। नक्सलियों से बातचीत को लेकर छिड़ी सियासत में कांग्रेस का भी पलटवार अब सामने आया है। समझौते के लिए कांग्रेस नेताओं की भूमिका जहां बीजेपी को हजम नहीं हो पा रही, वहीं कांग्रेस सरकार की शांति वार्ता जैसी पहल की नीयत पर ही सवाल उठा रही है। बातचीत तो हमेशा होनी, देश के आंतरिक मामले में भी और देश के बाह्य सुरक्षा के बारे में भी। देश के आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के लिए देश की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। देश की आंतरिक सुरक्षा की जवाबदारी गृह विभाग की होती है। उसमें जो भी आवश्यक कदम है हमेशा उठाया जाना चाहिए और उठाते भी हैं। वैसे तो नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए कोई हल नहीं छोड़ा है। 6 पत्र लिखे और बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन पत्रों पर सरकार का क्या जवाब रहा, यह लगातार हो रहे ऑपरेशन से पता चलता है। लेकिन अब स्थितियां बारिश के कारण बदलेंगी और ऑपरेशन रुक जाएंगे। ऐसे में शांति वार्ता की पहल को टाला नहीं जा सकता और यही वजह है कि शांति वार्ता के मसले पर एक बार फिर से सरकार को अपना रुख साफ करना पड़ रहा है और शांति वार्ता की राह पर राजनीतिक एंगल एक नया रोड़ा बनकर सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है शांति वार्ता वर्सेस सियासी चुप्पी। जी हाँ, नक्सल मामलों में अब स्थिति ये बनी हुई है कि शांति वार्ता की कोशिश एक तरफ जारी है, वहीं इस पूरे मामले में सियासी एंगल भी देखने को मिल रहा है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि शांति वार्ता सियासत में उलझ सी गई है। अब तक हुआ यह है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को लगातार ऑपरेशन के जरिए परेशान किया हुआ है सरकार और फोर्स ने। ऐसे में नक्सली खुद चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, शांति वार्ता हो और बातचीत से समस्या को हल किया जाए। लेकिन इसमें आ रहा है राजनीतिक एंगल और तेलंगाना से जो एक पीस कमेटी इस संबंध में पहल कर रही है, उसे छत्तीसगढ़ ने खारिज कर दिया है। ऐसे में होगा क्या और सरकार और नक्सलियों के बीच क्या बातचीत हो भी सकती है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और राजनीतिक विश्लेषण के जरिए इस पूरी खबर को हमें समझाने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं हमारे साथ संजीत पचौरी जी, बहुत स्वागत है आपका।
तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया रिपोर्ट के ज़रिए कि किस तरीके की स्थितियों के बीच शांति वार्ता की लगातार पहल की जा रही है और 2 अप्रैल से ये सिलसिला जारी है। शांति वार्ता होनी चाहिए लेकिन होती दिख नहीं रही है और फोर्स का मनोबल ऊंचा है। लगातार खबरें आ रही हैं कि फोर्स उन क्षेत्रों में पहुंचकर अपनी धमक का एहसास करा रहा है जहां पर नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। ऐसे में जो बयान है राजनीति को दिखाते हुए वो क्या बताते हैं वो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बीजेपी का पक्ष जान लेते हैं। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, सबसे पहले बीजेपी की ओर से यानी सरकार की ओर से ही ये पहल की गई थी कि भाई बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के लिए विजय शर्मा तैयार हैं, लेकिन ये बात केवल कही गई, उसके बाद से लगातार गोला बारूद, हमले, ऑपरेशन, कई लोग मर गए, बातचीत तो हुई नहीं। केवल ये बातचीत बोलने की थी या बातचीत आप लोग करना भी चाहते हैं? आदरणीय मोहन जी, आपको, बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी को और संदीप पचौरी जी को संध्या जवार। जिस प्रकार से एक कहावत है मोहन जी कि लात के भूत बात से नहीं मानते, तो हमने प्रयास किया था, लेकिन जो बुलेट पे भरोसा करते हैं वो बुलेट पे मानेंगे नहीं। लेकिन आप मतलब द्वापर युग से उठा के देखें तो भगवान श्री हरि ने भी प्रयास किया था 5 ग्राम के लिए शांति वार्ता की, लेकिन जो ये अहंकार के मध्य में चूर लाल आतंक के आदमखोर है, ये किसी की सुनते नहीं है। तो शांति वार्ता का सवाल तो इसलिए नहीं होता कि अगर आपको वार्ता करना है, आप बुलेट त्याग करके आप आ जाइए, आपसे वार्ता कर ली जाएगी। अदरवाइज कोई स्टेक होल्डर हमको न स्वीकार है न पसंद है। दूसरी बात, एक देश 2 विधान 2 निशान नहीं चलेगा, चाहे कश्मीर हो, चाहे बस्तर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। आपको पैरेलली सरकार चलाने का किसी को हक नहीं है। और इन आदमखोरों पे कौन दया रखता होगा जिन्होंने इतनी लाशें बिछाई, हमारे माताओं बहनों और बच्चों के लाशों को गिराया है। हमारे कई केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता, भले वो कांग्रेस के रहे होंगे लेकिन प्रदेश के सपूत थे, उनकी नृशंस हत्या करने वालों से शांति वार्ता की बात करना, ये तो वैसा ही है कि आप देखिए कि चिराग तले अंधेरा वाली बात हो जाएगी। इनको हमने जब एलिमिनेट करना शुरू किया तो उस समय इनको लगता था कि ये मजाक है, लेकिन अब जब हम बस्तर से लाल आतंक को कंप्लीट सफाया करने के दिशा में अग्रसर हो चुके हैं, तब ये त्राहीमाम करते हुए सारे स्टेक होल्डर का पैर पकड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट रणनीति पे काम कर रही है। बुलेट छोड़ के वेलेट पे आओगे तो सुनी जाएगी, अदरवाइज हमारे पास बुलेट पर्याप्त है। 4-5 और खर्च हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस्तर को शांत करने का संकल्पित मन से भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और ये हम करके रहेंगे। ठीक है, तो जब बोली जाएगी, जब गोली छोड़ी जाएगी। कांग्रेस, ये सीधे बीजेपी का संदेश यही है कि जब तक कोई हथियार पकड़ा हुआ है उससे बातचीत नहीं होगी। कांग्रेस का पक्ष भी जान लेंगे, लेकिन पहले संजीत जी की ओर रुख कर लेते हैं। वो जगदलपुर के ही रहने वाले हैं, वहाँ नक्सल समस्या को भी बेहतर जानते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए संजीत जी, सरकार जरूर कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पर जो पहल हो रही है उसे वो बार बार खारिज कर रही है। क्या बताता है ये कि ये कुछ टाइम टेकिंग डिले टैक्टिक्स है क्या, कि अभी जल्दी वार्ता नहीं करनी है, कुछ लोगों को और ख़त्म कर दिया जाए, फिर आखिरी में जो बचेंगे उन्हें उनसे बातचीत होगी? क्या दिखाता है सरकार का ये रुख? पचौरी जी, मेरी आवाज़ मिल रही है? नक्सलवादी आंदोलन जो है वो इतनी आसानी से अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे वो लोग। अभी चूंकि एक इतनी बेहतरीन स्थिति आ चुकी है कि चारों तरफ से घिर चुके हैं, उनके कोर एरिया में पुलिस पहुंच चुकी है, फोर्स पहुंच चुकी है, बड़े बड़े नेता मारे जा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है, समर्पण कर रहे हैं। तो अभी मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि नक्सलवादी चाहते हैं कम से कम 2-3 महीने का समय मिल जाए उनको, ताकि वो अपने संगठन को फिर से संगठित कर पाए और जो उनकी सप्लाई लाइन टूट चुकी है वो थोड़ा ठीक ठाक हो जाए एक बार के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि नक्सली कभी भी शांति के पक्षधर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इनकी विचारधारा जो है विदेशों से जुड़ी हुई है और वहां से जो निर्देश मिलते हैं इनको ही उस ढंग से काम करते हैं। इनका काम है हिंदुस्तान में अशांति पैदा करना, अस्थिरता पैदा करना, ताकि औद्योगिक विकास की तरफ ना बढ़ पाए देश। तो इनका उद्देश्य कोई सामाजिक या वो नहीं है। और हाँ, ये ठीक बात है कि चेहरा फोटो लगाते हैं वो लोग, शोषण का, इसका उसका बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि जितने सामान्य आदिवासियों के इन्होंने मारा है अब तक, इनके कारण जो मारे गए हैं उनकी संख्या फोर्स से कहीं ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि नक्सली वास्तव में गंभीर है इस बात के लिए। हाँ, अभी आज उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनको मजबूरी में ये करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना काम किया है इस विषय में, मैं पॉलिटिकल ढंग से उस बात को नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नक्सलवाद को खत्म करने की दृष्टि से कोई भी ऐसा प्रयास नहीं किया है। हाँ, मंच पे बोल दिया है कि हाँ हथियार डाल दें, हम ये कर दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने फील्ड में काम करके और एक ऐसी मजबूत स्थिति पैदा की है आज कि लगता है कि साल भर के अंदर नक्सलवाद वास्तव में साफ हो जाएगा। और नक्सलवादियों को भी समय चाहिए 2-3 महीने का, ताकि वो अपने नीति विचार कर सके, अपने लोगों से संपर्क कर सके, कैसे वो मामलों को आगे बढ़ाया जाए। वो शांति के पक्षधर है, सब लगता नहीं करता। ये तेलंगाना में जो पहल हो रही है, कुछ राजनीतिक दल के लोग, कुछ मानव अधिकार के लोग जुड़े हुए हैं, पीस कमेटी के जरिए शांति वार्ता करना चाहते हैं, उसको कैसे देखते हैं? क्या उसे रिजेक्ट करना उचित होगा? क्या विजय शर्मा जी उसे रिजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, नक्सलवादी संगठन के 3-4 विंग होते हैं, जिसमें से एक विंग वो भी होता है जो कि एनजीओ के तौर पर काम करता है या सोशल वर्कर के तौर पर काम करता है। और जब वो उनको बैकफायर की जरूरत पड़ती है तो इस तरह के एनजीओ सामने आने लगते हैं। ठीक है, तेलंगाना ने अब तक तो प्रयास नहीं किया था इस विषय में, क्योंकि तेलंगाना से ही ये एक तरह से देखा जाए तो नक्सलवाद शुरुआत हुई है और वहां भी खत्म हुआ है। लेकिन वो ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर मान लो सरकार चाहती है कि या वो लोग चाहते हैं तो एक बार बात हो जाए, लेकिन वही शर्त वही रहेगी कि पहले आप हथियार डाल दीजिए, पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए और वार्ता कर लीजिए। ठीक है, चलिए, इसके लिए अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो अमरजीत भगत का बयान आया उसके वजह से थोड़ा सा कांग्रेस कटघरे में खड़े दिख रही है। अमित श्रीवास्तव जी से समझते हैं। अमित जी, ये क्या अमरजीत भगत जी जो कह रहे हैं वो क्या उनका निजी बयान है? पार्टी क्या चाहती है? पीस टॉक के लिए तो तेलंगाना में आप लोग की सरकारें पहल भी कर रही है कि क्या कुछ कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट है कि बातचीत होनी चाहिए इस पक्ष के लिए? देखिए मोहन जी, कोई भी चीज़ों पे बातचीत तो हमेशा चालू रहना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना कि जो जवानों की शहादत और नरसंहार के लिए चर्चित बस्तर इन दिनों नक्सलवाद के एनकाउंटर के लिए सुर्खियों में है और निश्चित तौर पे हमारी फोर्सेस वहाँ तक चले गई हैं जहाँ तक शायद अभी तक नहीं जा पाई थी। और आज जिस प्रकार से 53,000 से ज़्यादा हमारे जवानों ने 2,000 से ज़्यादा नक्सलियों को घेर के रखा है और जब उनके बड़े बड़े हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया है तो उनमें बेचैनी आ गई है। और जिस प्रकार से मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि जिनका भारत के संविधान में विश्वास ना हो, जो लोकतंत्र में नहीं, जो गणतंत्र में नहीं, गणतंत्र में जिनका विश्वास नहीं, गणतंत्र में जिनका विश्वास हो, उनसे कोई वार्ता नहीं करना चाहिए। पहले वो हथियार छोड़े, उसके बाद उनसे चर्चा करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मोहन जी, हमने तो अपने बड़े बड़े नेताओं को खोया है झीरम में, और उस समय ये शांति दूत कहाँ थे? उस समय ये मानव अधिकार की बात करने वाले कथाकथित लोग कहाँ थे जब छत्तीसगढ़ के लालों को जिस प्रकार से निर्मम हत्या इन नक्सलवादियों ने की थी, उस समय ये इनकी चुप्पी क्यों थी? और आज ये क्यों शांति वार्ता चाहते हैं? मैं बड़े पुरजोर तरीके से इनके इस वार्ता का विरोध करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि इनसे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने नेताओं को जब खोया था उस समय शांति दूत कहां थे? पहली चीज मोहन जी। और दूसरी चीज कि लगातार देखिए जिस प्रकार से एक नेटवर्क नक्सलियों ने बना के रखा था और हमारे जवानों ने जाके वहां पर, हमारी जब सरकार थी तो हमने विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मान के वहां पर काम किया और लगातार स्कूलों को रीओपन किया, सड़कों का जाल बिछाया, विकास की अविरल धारा बहाया, नेटवर्क के लिए काम किया, वहां पर इंटरनेट सुविधा प्रदान की गई, बैंकों की सुविधा प्रोवाइड करा गई और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को जब सरकारी योजना का लाभ पहुंचा, उनमें विश्वास जागृत हुआ। और जो युवकों को वो भटका दिया करते थे वो हमेशा वो डीआरजी में भर्ती हुए। छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के जो जवान थे उन्हें मैं सलाम करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि जो जिस प्रकार का वातावरण वहां पर वो निर्मित किए थे, आज उनके सबसे बड़े नेता राजू के मारे जाने के बाद आज वो ये संगठन के लोग निश्चित तौर पे संगठन विहीन हो गए। और लगातार अगर आप देखेंगे तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बातचीत इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बातचीत करने अगर हम करते हैं, और जैसा अभी आप भी कह रहे थे कि अगर वो समय चाह रहे हैं तो वो चाहते हैं तो उन
वीर और नागरिकों का कहीं ना कहीं अपमान होगा जिन्होंने बस्तर की शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार जो जवान उन युवकों में ऐसा माहौल उन्होंने बनाया कि वो सब कुछ छोड़ के जो वहां पर डीआरजी में शामिल हुए और उसके बाद जो वहां पर उन्होंने कार्रवाई की, निश्चित तौर पे मैं हमारी फोर्सेस के उन जवानों के काबिल तारीफ जो उन्होंने काम किया है उसको मैं सलाम करता हूं। लेकिन मैं एक अहम प्रश्न भी उठाना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में 400 से ज्यादा हार्डकोर नक्सलियों को हमारी फोर्सेस ने मारा है। और मैं कहना चाहता हूं मोहन जी कि आज जो सुविधा हमें रायपुर में बैठ के मिलती है, अभी हमारी आपसे और निशिकांत जी भाई से भी चर्चा हो रही थी, वो बस्तर के जंगल में बैठे हमारे जल जंगल जमीन के जो असली हकदार है उनको वो सुविधा क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों उनको राशन नहीं मिलना चाहिए? क्यों उनके बच्चों को स्कूल की अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्यों उनके बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलना चाहिए? तो ये कहीं ना कहीं ये नक्सलवादी जो थे उनको उस सुविधाओं से महरूम करते थे और मतलब रोकते थे। कांग्रेस क्या चाहती है? बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? 2 अलग एंगल दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ के। आप लोग कांग्रेसी अलग कुछ चाहते हैं, तेलंगाना वाले कांग्रेसी अलग चाहते हैं, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड यही है। मैं व्यक्तिगत आपको बताना चाहता हूं मोहन जी कि हमने अपने नेताओं को छत्तीसगढ़ में खोया है। उस समय ये शांति दूत कहां थे? उस समय ये शांति दूत क्यों नहीं आए? क्यों आज ये आ रहे हैं? इनसे कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टैंड क्लियर हो गया है तो अब कोई मतभेद जैसी बात भी नहीं है। पांडे जी, अब तो कांग्रेस भी कह रही है पर अब ऑपरेशन रुक जाएगा। 7-8 तारीख के बाद मानसून आने वाला, मानसून यहाँ पहुँच जाएगा तो भारी बारिश होगी, ऑपरेशन रुक जाएगा। ऐसे में ये जो 3 महीने हैं वो कैसे गुजरेंगे? ऑपरेशन तो चलेगा नहीं, इस दौरान बातचीत ही हो जाए, कहीं ये भी तो एक रास्ता हो सकता है। मोहन जी, बातचीत किसी सूरत में नहीं की जाएगी इन लाल आतंक के आदमखोरों के साथ। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, जिस प्रकार से बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी ने कहा, ये स्पष्ट नजरिया एक छत्तीसगढ़ के सभी 3 करोड़ के नागरिकों का है कि हमारा प्रदेश इन आदमखोरों से मुक्त होना चाहिए। ये संकल्पित मन से पूरा 3 करोड़ की जनता प्रदेश की सरकार के साथ खड़ी है। दूसरा विषय कि बारिश आएगी तो क्या एक्शन होगा? देखिए, हमारी जो सुरक्षा के जवान हैं, डीआरजी के जो जवान हैं या स्थानीय प्रशासन है, वो किस प्रकार से एक्ट करेगा वो टीवी डिबेट का विषय नहीं हो सकता, तो वो तो उसको पर्दे में रहने देते हैं। लेकिन आज ये जो गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने घुटनों के बल पे रेंग रहे हैं, उसके पीछे का कारण है कि जिस प्रकार से निर्दयता के साथ, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, निर्दयता के साथ इनको एकदम ऑपरेशन ऑल आउट करने का पूरा मनसा है और जिस प्रकार सफलता मिली है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। और उसको सफलता जो मिली है उसके लिए हमारे सुरक्षा बल के शौर्य को प्रणाम करते हुए बात रखता हूँ कि देखिए, अगर आप इनको 1 इंच का भी मौका देंगे तो ये फिर से नासूर बन जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस क्या कर रही है या मानव अधिकार क्या कर रहा है, हमको इसकी तरफ देखना भी नहीं है, अवॉइड करेंगे। और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो हमारा एक्शन क्लियर है। आप बुलेट छोड़ के वॉलेट पे आते हो तो आपका स्वागत भी करेंगे, हमने आपके लिए व्यवस्था भी बनाई है, आवास भी दे रहे हैं। लेकिन आप ये मत समझना कि कोई शर्त रख लेंगे, क्योंकि कोई शर्त नहीं होती प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। अगर ऐसी मनसा है तो हम आपको कहते हैं खुले मन से चल हट, छूटा नहीं हमारे पास। जी ठीक है, चलिए, बीजेपी का रुख साफ, कड़ा और बताने वाला कि नक्सलियों के खिलाफ सरकार का आगे का बर्ताव कैसे रहने वाला है। पचौरी जी की ओर चलते हैं। पचौरी जी, क्या लग रहा है, क्या ऐसे कड़े रुख से भी कुछ हल निकलेगा क्या? कई बार चीज़ें ज़्यादा कड़ाई से हल नहीं होती, जो नरमी से भी की जा सकती है। हो सकता है नक्सली छोड़ना चाह रहे हो रास्ता, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो लड़ना ही एकमात्र रास्ता है। कुछ बीच का रास्ता भी निकल सकता है क्या? क्या लगता है आप लोगों को, वहाँ आप बैठे हैं? मैंने आपको बताया था कि बीच का कोई रास्ता नहीं है नक्सलियों के लिए। नक्सलवाद आज की स्थिति में जो स्थिति पहुंच गए हैं वो लोग, उनके पास बताया मैंने आपको कि वो चाह रहे हैं कि उनको 5-6 महीने, 3 महीने, 4 महीने समय मिल जाए, क्योंकि अब अभी की स्थिति में उनको समझ में आ ही नहीं रहा है। और जैसा आपने बोला बरसात में ऑपरेशन रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पुलिस फोर्स उन जगहों तक पहुंच चुकी है, वहां पे कैंप बन चुके हैं
डेरा डाल चुके हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि बरसात हो जाएगी सब वापस आ जाएगी पुलिस फोर्स वहां से, नक्सली फिर कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। वो जो एरिया पुलिस ने फोर्स ने जो कब्जा किया हुआ है उससे अब वो पीछे हटने वाले नहीं है। और निश्चित तौर पे फोर्स को भी बात मालूम होगी कि बरसात में ये लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। तो फोर्स जो है या प्रशासन या सरकार जो है उनको ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कुछ नीतियां होती हैं, कुछ पॉलिसियां होती जो जाहिर नहीं की जाती हैं, लेकिन अब ये तो तय लग रहा है कि 8 महीने 12 महीने 10 महीने में नक्सलवाद को बस्तर की सीमा कम से कम मुक्त हो चुकी होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के श्रीमान जी ने कहा कि शिक्षा आपको से वंचित किया। मैं बता दूं आपको कि इसके पहले जब रमन सिंह की सरकार थी और जब वो सलबा जुलूम नाम का एक आंदोलन चला था, उसमें नक्सली जब पूरे स्कूलों को ब्लास्ट करके उड़ा रहे थे, उस समय डॉक्टर रमन सिंह ने बहुत अच्छी योजना चालू की थी कोटा केबिन की। तो वहां पर गांव-गांव से उन लोगों को लाया गया, शहर के पास लाया गया, उनको शिक्षा दी गई, यहाँ तक कि नक्सलियों के बच्चों तक को मोटा केबिन में रख के पढ़ाया गया और सभी सुविधाएं दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं लेकिन जो देखता हूं वो तो मुझे बोलना पड़ेगा कि उन लोगों ने जो काम किया है नक्सलवाद को लेकर के, जितनी गंभीरता से काम किया है वो नहीं हुआ इसके पहले। और उसका नतीजा सामने है कि आज नक्सलवाद खत्म होने की स्थिति में है। और चूंकि सरकार और केंद्र सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बिल्कुल ठान चुके हैं इस बात को कि बस्तर को मुक्त करना है तो करना है। नहीं, लेकिन हमारा जो पड़ोसी राज्य है वो तेलंगाना कुछ अलग लाइन लेके चल रहा है, उसका फायदा नहीं हो जाएगा नक्सलियों को कि यहाँ के लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ तो शांति वार्ता की बात हो रही है। तो ऐसे में क्या यहाँ के नक्सली थोड़ा एडवांटेज ले रहे हैं क्या तेलंगाना की ओर रुख करके? देखिए, तेलंगाना, आंध्रा, यही मूल नक्सली मूलतः दरअसल वहीं के हैं। जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो बड़े बड़े इनकी जो उनके लीडर कहा जाए, वो जो है वहीं के हैं और उनकी चलती है नीतियां और उनकी जो पकड़ होती है वो। अब मैं अपने इस बात को नहीं कहना चाहूंगा कि उनके जो राजनीतिक जो संपर्क होते हैं नक्सलवादियों के, बिना राजनीतिक संपर्क के कोई संगठन इस ढंग से काम नहीं कर सकता और रहे हैं संपर्क लोगों के। तो अब वो नाम जाहिर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तय है कि तेलंगाना सरकार पे, वहां के नेताओं पे दबाव पड़ रहा है नक्सलियों का कि आपको ये करना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए। और उस नक्सलियों के उस दबाव में शायद वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ दबाव है, ऐसे में ऐसी चीज़ों से कैसे निपटेगी सरकार पांडे जी? भाई उधर हमारे बाजू पड़ोस में दूसरी चीज़ें चल रही हैं, आपका स्टैंड अलग है। नहीं मोहन जी, देखिए 140 करोड़ का देश है, हम पे दबाव बनाने वाला कुछ पैदा नहीं हुआ। ये देश के पुरुषार्थ का, पराक्रम का प्रमाण है आपके समक्ष कि हम ऑपरेशन ऑल आउट कर रहे हैं। सिर्फ आंध्रा, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इस बॉर्डर को आप देख लें। अभी झारखंड में भी जो ऑपरेशन मिला, बड़े नक्सली को ढेर किया झारखंड में, आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले ही घटना है। तो ये जो प्रोसेस शुरू हो चुका है, ये अपने आप जो टाइम लिमिट है उसके पहले हम ऑपरेशन क्लीन आउट को कंप्लीट कर चुके होंगे। और कोई, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई दया का भाव इनके प्रति किसी को नहीं रखना चाहिए। मतलब वो कोई मानव अधिकार हो, कोई पार्टी वाला हो, कोई वकील हो, क्योंकि आपको भी ये कभी न कभी जहरीले सांप डसेंगे। और अगर ये नहीं डसे तो शासन और प्रशासन और जांच एजेंसी भी आपकी कार्रवाई करेगी। ये जितने सफेद पोश हैं या इनके व्हाइट कॉलर लोग शहरी क्षेत्र में बैठ के इनको सपोर्ट दे रहे हैं या किसी भी प्रकार सपोर्ट करते हैं, उनका भी मातम होना चाहिए, उनकी भी मैयत निकलनी चाहिए। क्योंकि इनको कोई भी सपोर्ट करेगा वो समाज के लिए दूषित काम करने वाला है। तो हम बिल्कुल स्पष्टता से ये मानते हैं कि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग, वहाँ की जो बस्तर की जनता है जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, स्थानीय प्रशासन और हमारे डीआरजी के जवान, साथ ही केंद्र सरकार, ये शानदार कोऑर्डिनेशन के साथ जो सफलता मिल रही है उसका प्रमाण है। तेलंगाना से कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? कोऑर्डिनेशन उधर भी देखिए, उधर भी हम मार रहे हैं। लेकिन ये अब जो अभी पचौरी जी ने कहा, वो स्पष्टता से आप बात को समझिए कि ये एक दबाव उन पे बना पा रहे हैं, हम पे नहीं बना पा रहे हैं। हो सकता है उनका कोई लेन देन रहा होगा, कुछ कारण रहा होगा, लेकिन हम पे नहीं बना पा रहे हैं और हम पे बनेगा भी नहीं। अगर तेलंगाना पे दबाव बना के भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी मंशा स्पष्ट है, ऑपरेशन ऑल आउट। ठीक है, ऑल आउट करने की तैयारी है, लेकिन तेलंगाना में थोड़ा सहयोग नहीं मिल रहा है। उस तरीके की चीज़ें बाजू के प्रदेश में होंगी तो कहीं एडवांटेज नक्सलियों को ना मिल जाए। आप लोग की सरकार है वहाँ।
जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी अमित श्रीवास्तव जी। जी देखिए, लगातार जब ऑपरेशन चालू हुआ था तो आपको याद होगा कि 3 स्टेट की ये संयुक्त कार्रवाई थी और हम किसी से ना पहले डरे हैं ना आज डरे हैं, तो कहीं दबाव का तो सवाल होता ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पे मैंने तो कहा ना कि उनसे बात अब नहीं होनी चाहिए, बातचीत जितना करना था वो हो गई। और अब माओवादियों के पास एक ही विकल्प है कि वो हथियार छोड़ें और मुख्य धारा में आए, नहीं तो उनका वही अंजाम होगा कि वो बेहतर जानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आज हमारा बस्तर अगर शांति की ओर जा रहा है, मैंने कहा ना कि देश के गृह मंत्री जी ने भी 5 अप्रैल 2021 के कहा था कि सभी सरकारें काम करती है और सरकार कोई भी रही हो, ऑपरेशन कभी रुका नहीं है। मतलब 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये चाहते हैं मोहन जी कि ये लाल आतंक जो लगातार हमारे इतने खूबसूरत बस्तर पे एक जो दाग लगा के रखा है उसको खत्म होना चाहिए और वहां पर विश्व पटल पे बस्तर के लोग आएंगे। पर्यटन इतना सुंदर हमारा बस्तर है। उम्मीद करते हैं ये बात तेलंगाना के लोग भी सुन रहे होंगे। अमित श्रीवास्तव जी की बात वहां पहुंचेगी तो वहां भी लोग इस तरीके का स्टैंड लेने से बचेंगे जो कि एक तरीके से नक्सलियों को फायदा पहुंचाता होगा। हम इस पूरे मामले में अभी और खबरों का इंतजार करेंगे। फिलहाल वार्ता को लेकर जो सियासत थी उस पर आज हमने ये चर्चा की। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़े, उनका धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और पचौरी जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।